नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। साथियों, आप लोग आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, आपके परिवार के सब लोग स्वस्थ होंगे। मैं थोड़ा सा देर हो गया, 2 मिनट, मैं कहीं पे व्यस्त था, इसके लिए जब भी भागता हुआ आया। एक बार सब लोग जुड़ जाए, फिर अपनी बात शुरू करते हैं। आज आप लोगों को मैंने बहुत विशेष कार्य के लिए बुलाया है। सब लोग इसको शेयर भी कर दें, एक बार इस लिंक को सब लोग शेयर कर दें, मैक्सिमम शेयर कर दें, अपना जहां जहां शेयर कर सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा। मैं भी शेयर कर देता हूं, आप लोग भी शेयर कर दें एक बार। सब लोग एक बार शेयर करते चले जाएं, जिससे कि मैक्सिमम लोग जुड़ सके। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा होनी है, इसलिए जितने ज्यादा लोग जुड़े रहेंगे उतना अच्छा है। काफी लोग जुड़ गए, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आप केवल 12 या 14 घंटे की बुलावे पे आप सब लोग आए, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज आप लोगों से चर्चा करने का एक मुख्य उद्देश्य यह था कि कल जंतर मंतर क्या, दिल्ली में एक कॉल दिया गया था, और उस कॉल के बाद कल मैं भी वहां गया। मैं वहां जाके देखा कि वहां पे मुझे विश्व हिंदू परिषद के लोग नजर आए, आरएसएस के लोग नजर आए, बीजेपी के लोग नजर आए, लेकिन अन्य पार्टियों के लोग नजर नहीं आए। कांग्रेस के लोग नजर नहीं आए, आम आदमी पार्टी जिसके इतने सारे कार्यकर्ता है, भाई गवर्नमेंट बना रखी, इसका मतलब उसके बहुत कार्यकर्ता है, वो लोग नहीं नजर आए। जबकि कल का जो कार्यक्रम था वो था कि देश चलेगा संविधान से, केवल देश चलेगा संविधान से, ये पूरा नारा था। ना वो आरएसएस का कार्यक्रम था, ना बीजेपी का कार्यक्रम था, ना विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम था, ना बजरंग दल का कार्यक्रम था। पूरी तरीके से वो कार्यक्रम देश चलेगा संविधान से इसलिए बुलाया गया था। जो बैनर शेयर हो रहा था सोशल मीडिया में, उसमें भी किसी का नाम नहीं, किसी का पता नहीं, किसी संगठन का नाम नहीं, और वास्तविकता में मुझे भी किसी ने नहीं बुलाया था। मैंने भी सोशल मीडिया में वो बैनर देखा तो मैं चला गया। हमने कहा भाई संविधान से चलेगा, इसलिए हम भी चलते हैं। लेकिन जो कुछ हुआ है पिछले 15-20 दिन या 1 महीने के अंदर, उसने बहुत लोगों को जगा दिया। बहुत सारे लोग जग गए। ट्विटर पे खूब ट्रेंडिंग हुई है, फेसबुक पे पोस्ट लिखी गई है, अखबारों में आर्टिकल लिखा गया है। कल तो लाखों की संख्या में लोग सड़क पे भी आए, रैलियां निकली हैं प्रदेश में, कई जगह हनुमान चालीसा पढ़ा गया है, सब कुछ हुआ है। और ये होना चाहिए, हर तरीके का कार्य होना चाहिए। जहां देश की एकता अखंडता को खतरा हो, वहां हर व्यक्ति को जो कार्य कर सकता है, जो सड़क पे आ सकता है, उसको सड़क पे आना चाहिए। जो सोशल मीडिया में अपना लिख सकता है, उसको सोशल मीडिया में लिखना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, उसको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। जो संसद में इस बात को आवाज उठा सकता है, उसको संसद में उठाना चाहिए। जो विधानसभा में इस पर चर्चा कर सकता है, उसको विधानसभा में उठाना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि मिस्त्री अगर बहुत अच्छा हो, जो घर बनाने वाला मिस्त्री होता है, अगर बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर सीमेंट बालू सरिया खराब हो, यानी बिल्डिंग मटेरियल घटिया हो, तो आपको लगता है कि सुरक्षित जो हमारा भवन बनेगा, जो घर बनेगा, वो सुरक्षित हो सकता है क्या? सोचिएगा इसको। हम जिससे वायरिंग कराते हैं घर में, इलेक्ट्रीशियन से, वो बहुत एक्सपर्ट हो, बहुत अच्छा हो, लेकिन वायर घटिया क्वालिटी का हो, स्विच घटिया क्वालिटी की हो,
इलेक्ट्रिकल की सारी फिटिंग घटिया क्वालिटी की हो, तो क्या घर में जो आपका इलेक्ट्रिक सिस्टम अच्छी तरीके से काम करेगा क्या? हम में से बहुत सारे लोग जिसमें जुड़े हुए हैं सबके पास ड्राइवर भी होगा। ड्राइवर आपका बहुत अच्छा हो, एक्सपर्ट हो पूरा, लेकिन आपकी गाड़ी घटिया हो, तो आपकी यात्रा सुरक्षित हो सकती है क्या? सोचिए इसको जरा। या ड्राइवर आपका डॉक्टर बहुत अच्छा हो, एक्सपर्ट हो, एमबीबीएस एमडी जो भी है सब कुछ एक्सपर्ट हो, लेकिन अगर आपकी दवा घटिया हो तो बीमारी रुक सकती है या बीमारी खत्म हो सकती है क्या? जिस तरीके से ड्राइवर बहुत अच्छा हो लेकिन दवा घटिया हो तो बीमारी ठीक नहीं हो सकती, मिस्त्री बहुत अच्छा हो लेकिन बिल्डिंग मटेरियल खराब हो तो घर सुरक्षित नहीं हो सकता, इलेक्ट्रीशियन बहुत अच्छा हो लेकिन इलेक्ट्रिकल की फिटिंग घटिया हो तो अच्छी वायरिंग नहीं हो सकती, प्लम्बर बहुत अच्छा हो लेकिन जो प्लम्बिंग की फिटिंग है, पानी की टोटी, पानी की पाइप, वो घटिया हो तो घर में लीकेज होगा, सीपेज होगा। वैसे ही शासक बहुत अच्छा हो, ईमानदार हो, राष्ट्रभक्त हो, मेहनती हो, 24/7 काम करने वाला हो, लेकिन अगर नियम कानून घटिया हो तो अराजकता खत्म नहीं हो सकती, अपराध खत्म नहीं हो सकता, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता, अलगाववाद खत्म नहीं हो सकता, नक्सलवाद माओवाद खत्म नहीं हो सकता। क्योंकि जब जिस देश में कानून का राज है, आप समझिए इसको, जहां राजतंत्र हो वहां राजा अच्छा हो, बिल्कुल सब अपने आप ठीक चलेगा, लेकिन जहां राजतंत्र न हो बल्कि लोकतंत्र हो तो और जहां पे कानून का राज हो तो वहां जब तक कानून अच्छा नहीं होगा तब तक राज अच्छा नहीं होगा। राजा के अच्छे होने से राज अच्छा नहीं हो सकता। राजा लाख अच्छा हो लेकिन राजा का राज तो है ही नहीं है, तो कानून का राज है। तो कानून का राज है तो कानून अच्छा होना चाहिए। और कानून कितना घटिया है इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। वैसे तो मैं सैकड़ों एग्जांपल दे सकता हूं, लेकिन बहुत मुझे और बातें कहनी है, इसलिए मैं बहुत एक एग्जांपल देता हूं। एक व्यक्ति ने कहा 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, मैं हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। वो आपने भी कानों से सुना होगा और वो वीडियो आंखों से देखा होगा। मैंने भी सुना है, मैंने भी देखा है। और वो कोर्ट में वो वीडियो पेश भी किया गया था पुलिस के द्वारा कि देखो जी ये इनका भाषण है नेताजी का। इसके बावजूद वो बाइज्जत बरी हो गया। इससे और आपको एग्जाम्पल क्या चाहिए कि कानून हमारा घटिया है? इससे और जब बड़ा एग्जाम्पल क्या चाहिए? ऐसे असंख्य एग्जाम्पल है। आजकल मेरे पास एक केस है फ्रेंचाइजी स्कैम का। एक व्यक्ति ने फर्जी कागज बना के 60 कंपनी बनाई। 60 कंपनी बना के हाइपर मार्ट के नाम से, बी मार्ट के नाम से, बिग मार्ट के नाम से, भगवान जाने ऐसे सैलून के नाम से, ऐसे करके उसने 60 कंपनी बनाई। 150 उसने बैंक अकाउंट खोल लिए। भारत पूरे देश भर से उसने लगभग 500 लोगों से ज्यादा 500 से ज्यादा लोगों से पैसे लूट लिए। किसी से 25 लाख, किसी से 50 लाख, किसी से 75 लाख, किसी से 1 करोड़। और मैं पिछले 2 साल से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चक्कर लगा रहा हूं उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन न्याय नहीं दिला पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी तो घटिया कानूनों से ही चल रहा है ना। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी घटिया कानूनों से चल रहा है। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून है नहीं। तो मैं बस, वो लोग परेशान हैं, उसमें कई सारे रिटायर्ड लोग हैं जिन्होंने अपना पीएफ निकाल के दे दिया 50 लाख। मतलब उसमें बहुत सारे लोगों ने अपना बैंक बैलेंस जीरो कर दिया। सारा बैंक, उनको लगा भाई ठीक है रिटायर हो गए, 50 लाख देने के बाद एक बिजनेस शुरू हो जाएगा, एक हमारी ग्रोसरी स्टोर शुरू हो जाएगी, तो लाओ दे देते। उसने लिया, लेके भाग गया। और उसमें से कुछ लोगों को बेल भी मिल गई। मुकदमा चलेगा कम से कम 10 से 20 साल। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। मतलब कानून कितना घटिया, इसका दूसरा एग्जांपल आपको बताता हूं। 2012 में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और उस घटिया कानूनों की
कमियों को फायदा उठाते हुए अभी 2022 में उनसे पूछताछ हो रही है। 2012 में मुकदमा दर्ज हुआ, 2022 में पूछताछ हो रही है। अगर कानून नहीं बदले गए तो अगले 10 साल में उनकी चार्जशीट फाइल होगी, यानी 2032 तक। कानून नहीं बदला गया तो 10 साल लग जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा चलेगा, यानी 2042 तक। कानून नहीं बदला गया तो 10 साल हाई कोर्ट में मुकदमा चलेगा, यानी 2052 तक। और कानून नहीं बदला गया तो 10 साल सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलेगा, यानी 2062 तक। तो 2012 में मुकदमा दर्ज हुआ, 2022 में पूछताछ हो रही है। इस गति से अगर चलता रहा तो सजा देते देते 2062 आ जाएगा। इस बीच बहुत सारे गवाह पलट जाएंगे, बहुत सारे गवाह खत्म हो जाएंगे, उनकी उम्र पूरी हो चुकी होगी, वो भगवान को प्यारे हो जाएंगे, तो सबूत के अभाव में अपने आप बरी भी हो जाएंगे। अभी जो उदयपुर की घटना हुई है, मेरे पास आपको ये दिख रहा होगा, फेडरल पिनल कोड, सबको दिख रहा होगा। ये मैंने अमेरिका से मंगाया है। एक मेरे फ्रेंड है हेमंत पटेल, उन्होंने अमेरिका से मुझे इसको भेजा है। जैसे भारत में इंडियन पिनल कोड चलता है, वैसे यहां फेडरल पिनल कोड चलता है अमेरिका में। मैंने इसके अनुसार कैलकुलेट किया कि अगर कन्हैया की हत्या अमेरिका में हुई होती तो उसको कितनी सजा मिलती। जो कन्हैया तेली की हत्या हुई है उदयपुर में, अगर कन्हैया तेली की उसी तरीके से हत्या अगर अमेरिका में हुई होती तो उसको क्या सजा मिलती। अमेरिका में अगर कन्हैया तेली की हत्या हुई होती तो मात्र 2 साल के अंदर उसको 5 फांसी की सजा होती। एक फांसी नहीं, 5। मतलब एक बार उसको फांसी पे लटकाते, जब वो खत्म हो जाता उतारते, दोबारा लटकाते, तो एक बार तो खत्म हो ही चुका है, लेकिन उसको ये काम 5 बार करते और ये काम होता 2 साल के अंदर। और बाय द वे, आजीवन कारावास फांसी नहीं होती तो उसको 550 साल की सजा होती, 550 ईयर्स। अभी दैनिक भास्कर इस पे एक स्टोरी कर रहा है। दैनिक भास्कर के एक पत्रकार है मनीष जी, उनसे हमने फोन किया था, मैंने उनको बताया कि किस धारा में कितनी सजा होगी। शायद आज या कल में वो आर्टिकल आ जाएगा, तो मैं शेयर भी कर दूंगा, आप लोग उसको देखना भी कि 550 साल की सजा किन किन धाराओं में कैसे होगी। 550 साल की सजा। मैं आपको और दूसरा एग्जांपल बताता हूं। जैसी घटना यहां चिटफंड बना के लोग लूटते हैं, नहीं है, सहारा चिटफंड बनाया, ऐसे शारदा स्कैम हुआ, बहुत सारे लोग चिटफंड बना बना के कंपनियां बनाते हैं, लोगों को लूट के चले जाते हैं। एक मेरी पीआईएल ब्लैक मनी के ऊपर चल रही है, उसमें कैलकुलेट करके मैंने दिया है। थाईलैंड में एक चमाय थिम्सोय करके नाम बंदा था, चमाय थिम्सो। उसने 16,000 लोगों को धोखा दिया था चिटफंड कंपनी बना के। मतलब चिटफंड कंपनी बनाया, पैसा नहीं, वो पैसा डबल करने का वादा करते हैं या ज्यादा ब्याज देने का वादा करते हैं, इस तरीके से। ऐसा करके उसने 16,000 लोगों को, ध्यान रखिए, 16,000 लोगों को धोखा दिया। सहारा ने तो करीब 2-2.5 लाख लोगों को लूटा है। ऐसे और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, जो किसी ने 500 लोगों को लूटा है, किसी ने 2,000 लोगों को लूटा है, कभी किसी ने 50,000 लोगों को लूटा है। बहुत सारे बिल्डर हैं, वो लॉन्च करते हैं, उसके बाद बुकिंग अमाउंट लेते हैं, 2-2, 3-3 लाख लेते हैं, उसके बाद वो खुद ही अपने आप को डिफॉल्टर घोषित कर देते हैं। थाईलैंड में उस व्यक्ति को, जिसने 16,000 लोगों को बेवकूफ बनाया था, 16,000 लोगों को धोखा दिया था चिटफंड कंपनी बना के, उसको 1,41,078 साल की सजा हुई है। 1,41,078 ईयर्स। आज मैं ये सब बातें थोड़ा इसलिए बता रहा हूं, संडे का दिन है, आपके पास थोड़ा टाइम भी होगा। बहुत सारे सरकार के नुमाइंदे भी आज सोशल मीडिया, हमारे फेसबुक लाइव को देख रहे होंगे, कानून मंत्रालय के लोग भी देख रहे होंगे, गृह मंत्रालय के लोग भी देख रहे होंगे, आईबी के लोग भी लाइव देख रहे होंगे। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपसे चर्चा करूं और यह विषय सरकार तक भी पहुंच जाए। इसलिए मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूं कि आप इस पोस्ट को शेयर जरूर कर दीजिए, अभी तुरंत शेयर कर दीजिए, जिससे बात आगे बढ़ती रहे, तो आपके भी जो आपके फ्रेंड हैं वो भी इसको देखते रहेंगे। एक व्यक्ति ने यूएस में चीटिंग किया था एक व्यक्ति के साथ। उसको 2014 में, उसका नाम मार्को एंटोनियो उसका नाम है, अमेरिका में, उसको 2014 में 122 साल की सजा हुई है। एक मैक्सिको में जोस लुइस करके बंदा है, उसने 20 लोगों से फ्रॉड किया था, उसको 2035 साल की सजा हुई है। 2035 साल। और जितनी मैं सजाएं बता रहा हूं, ये मैक्सिमम वहां 2 साल में होती है, मैक्सिमम
एक यूएस में ग्रेगरी करके था, ग्रेगरी, उसने डकैती किया था, किडनैप किया और डकैती किया। उसको 11,250 साल की सजा हुई है। इसी तरीके से टर्की में एक आदमी ने किसी का बैंक अकाउंट हैक कर लिया। हमारे यहां तो बैंक के अकाउंट हैक करना, कार्ड को उसको क्लोन बनाने ला और एटीएम से लोगों से फर्जी तरीके से पैसा निकालना हमारे यहां तो आम बात है। टर्की में एक व्यक्ति ने ऐसे काम किया था, किसी का बैंक अकाउंट से फर्जी तरीके से फ्रॉड किया था, उसका पैसा निकाला था, उसको 335 साल की सजा हुई है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। मैं आने वाले टाइम में फेसबुक पे पूरी लिस्ट डाल दूंगा। मेरे पास करीब 200 लोगों की ऐसी इस तरीके की सजा का लिस्ट है। और अगर आप गूगल करना चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं। इसकी हेडिंग है लिस्ट ऑफ प्रिजनर्स सेंटेंस मोर देन 100 ईयर्स। अगर आप गूगल करेंगे तो आप खुद भी देख सकते हैं कि ऐसे लोग जिनको 100 साल से ज्यादा सजा है, वो गूगल पे विकिपीडिया के लिंक है, आप खुद भी देख सकते हैं। मैं खुद भी डाल दूंगा। अभी मैं अपने मूल विषय पे आता हूं। जो कुछ भारत में हुआ, अभी कन्हैया की हत्या हुई जिस तरीके से, जिहादी तरीके से, और उसके बाद उमेश कोल्हे की हुई अमरावती में, यह पहली हत्या नहीं है। ऐसी सैकड़ों हत्याएं हो चुकी हैं। और जब जब हत्या होती है तो 5-6 चीजें हर बार की जाती हैं। क्या किया जाता है? एक ट्विटर पे ट्रेंडिंग होती है, जस्टिस फॉर कमलेश तिवारी, जस्टिस फॉर शिवम बादल, जस्टिस फॉर कमले गंगाराम, जस्टिस फॉर डॉक्टर नारंग, जस्टिस फॉर रतन लाल, जस्टिस फॉर रिंकू शर्मा। ऐसे एक ट्विटर ट्रेंडिंग चलती है। जिस दिन हत्या हो जाएगी उस दिन चलेगी, उसके अगले दिन, कई बार अगले दिन भी चलती है। जिस दिन हत्या होती है उसके बाद फेसबुक पे उसकी फोटो शेयर की जाती है, उसके बारे में खूब लिखा जाता है और बाकी होती है। जिस दिन हत्या होती है उसके 1-2 दिन के अंदर कैंडल मार्च भी होता है। हत्या जिस दिन होती है उसके 2-3-4 दिन के अंदर जिस शहर में हत्या होती है उस शहर में लोग सड़क पे भी आते हैं और फांसी की मांग करते हैं। हत्या हो जाती है, अगर बहुत लार्जर स्केल पे होती है तो 2-4 शहरों में हो जाती है। आप मुझे बताइए, 1990 में जो कश्मीर का नरसंहार हुआ, जिसमें लाखों लोग, हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग पलायन किए, उस 1990 से, मैं 1990 के पहले इसलिए नहीं जा रहा हूं कि इसमें बहुत सारे यंग लोग हैं, इतिहास नहीं पता, इसलिए मोपला की घटना, इसकी घटना, उसकी घटना, मैं उस पर नहीं जाता हूं। लेकिन 1990 चूंकि मूवी भी आ गई तो लोगों ने मूवी भी देख रखा है कि किस तरीके का वहां नरसंहार हुआ। कश्मीर नरसंहार से अब तक 2022 तक, कन्हैया तेली तक, उमेश कोल्हे तक, हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग मारे गए। आप मुझे कोई एक एग्जाम्पल बताइए कि जहां किसी को फांसी हुई हो। एक एग्जाम्पल बताइए, क्यों नहीं हुई फांसी? अच्छा, हम इतने इमोशनल हैं कि जब कोई ऐसी बात होती है तो हम ट्रेंडिंग भी करते हैं, फेसबुक पे लिखते भी हैं, कैंडल मार्च भी करते हैं और फांसी की मांग भी करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि भैया फांसी पीले हुई क्यों नहीं। जैसे कल भी लाखों की संख्या में दिल्ली में लोग आए, सब कह रहे थे देश चलेगा संविधान से, लेकिन मैं सोच रहा था कोई ये भी कहेगा कि हाँ भाई संविधान लागू करो जो बचा हुआ 20%। किसी ने कहा नहीं वहां पे, बस कह रहे देश चलेगा संविधान से, देश चलेगा संविधान से। अरे भैया, संविधान का सब कुछ लागू कर दिया, संविधान की आत्मा लागू ही नहीं किया। 20% संविधान बचा हुआ है जो देश की एकता अखंडता के लिए जरूरी, वो लागू ही नहीं हुआ। बाकी सब लागू हो गया। मैं ऐसे आप दूसरे एग्जाम्पल देता हूं कि आप ये कह दो कि पूरी शरीर तैयार हो गई, बस इसमें शरीर का दिल लगाना, हार्ट लगाना बाकी है, आंख लगाना बाकी है, कान लगाना बाकी है, नाक लगाना बाकी है, पूरी बॉडी तैयार है, तो किस काम की वो शरीर? हम कह रहे हैं देश चलेगा संविधान से, देश चलेगा संविधान से, और संविधान का मूल स्वरूप जो सबसे पहले लागू होना चाहिए था शुरुआत के 10 साल 15 साल में, वो लागू ही नहीं हुआ। उस पर मैं एक एक करके चर्चा करूंगा, एक एक करके चर्चा करूंगा, लेकिन अभी मैं एक मोटा मोटा बात कर रहा हूं। राजू मारा गया, कृष्णा मारा गया, शिवम मारा गया, बादल मारा गया, नीलेश मारा गया, कमलेश मारा गया, गंगाराम मारे गए, डॉक्टर नारंग मारे गए, रतनलाल मारे गए, अभिजीत मारे गए, रामलिंगम मारे गए, रिंकू शर्मा मारे गए, ध्रुव त्यागी मारे गए, चंदन गुप्ता मारे गए, बंधु प्रकाश मारे गए, रचित जाट मारे गए, प्रियंका रेड्डी मारी गई, अंकित शर्मा मारे गए, अंकित सक्सेना मारे गए, दिलवर नेगी मारे गए, हिना तलरेजा मारी गई, ट्विंकल शर्मा मारे गए, किशन भरवाड़ मारे गए, कमलेश तिवारी मारे गए, निकिता राजपूत मारे गए। जब जब ये नाम मैंने लिया, अभी कन्हैया तेली मारे गए, और ये मैंने कुछ नाम लिए जो मुझे सोशल मीडिया से मिले। बाकी सारे जितने लोग मारे जाते सबका
थोड़ी आ जाता है, सबका है। मैं वो उन नामों को ले रहा हूं जिन पे मीडिया में चर्चा हो चुकी है। मारे गए तो हजारों लोग, किसी को भी सजा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? आपको लगता है कि केवल ट्विटर पे ट्रेंडिंग कराने से उनको सजा मिल जाएगी, फांसी की मांग करने से उनको सजा मिल जाएगी, सड़क पे कैंडल लाइट लेके निकलने से सजा मिल जाएगी, या उसके परिवार को आर्थिक मदद करने से उसको न्याय मिल जाएगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब गलत है, मैं कह रहा हूं ये सब होना चाहिए। ट्विटर पे ट्रेंडिंग होना चाहिए, फेसबुक की पोस्टिंग होनी चाहिए, कैंडल लाइट भी निकलना चाहिए, रैलियां भी निकलनी चाहिए, हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहिए, सब काम करना चाहिए, उसके परिवार को आर्थिक मदद भी देना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि ये सारा करने से क्या अपराधियों के मन में खौफ होता है क्या? ये सब कर लेने के बाद अपराध रुक रहा है क्या? सवाल यह है। कानून दवा की तरीके काम करता है, इसको समझिए ध्यान से। कानून दवा की तरीके काम करता है। जैसे दवा अच्छी होती है तो बीमारी बढ़ती है, बीमारी घटती है। दवा अच्छी होती है तो बीमारी घटती है, और दवा घटिया होती है तो बीमारी बढ़ती है। उसी तरीके से कानून अच्छा होता है तो भ्रष्टाचार, अपराध, जिहाद, मजहबी उन्माद, नक्सलवाद, माओवाद, कट्टरवाद, चरमपंथ सब रुकता है, सब कम होता है। और कानून घटिया होता है तो ये सब बढ़ता है। अब किसी को यह बताने की जरूरत है क्या कि जो ये जिहाद फैल रहा है मानवता के खिलाफ, इसकी जड़ कहां पे है? सबको पता है। और दूसरी बात, मैं एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा। आप लोग इस राक्षसी प्रवृत्ति को किसी उससे मत कनेक्ट करिए। विष्णु पुराण एक बार पढ़िए, और विष्णु पुराण नहीं पढ़ सकते हैं तो आज के डेट में आपके पास मोबाइल तो है ही है, विष्णु पुराण सीरियल देखिए। बी.आर. चोपड़ा साहब ने बहुत अच्छा सीरियल बनाया था विष्णु पुराण, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद से आगे क्या क्या हुआ। उसमें भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ है, अवतार हुआ है, वहां तक दिखाया गया है। और उसमें जो महाभारत में, ये बी.आर. चोपड़ा साहब ने बनाया जिन्होंने महाभारत बनाया था, और जो कृष्ण बने थे नीतीश भारद्वाज जी, वही उसमें विष्णु पुराण में परशुराम बने हैं। तो उसमें आपके अवतार दिखाया है, पहला अवतार क्या हुआ, दूसरा अवतार क्या हुआ, तीसरा अवतार क्या हुआ, चौथा अवतार क्या हुआ। एक बार देखिएगा, आप देखेंगे तो आपको भी ये बात समझ में आ जाएगी कि ये जो राक्षसी प्रवृत्ति है ये आज की नहीं है। ये राक्षसी प्रवृत्ति जब से पृथ्वी पैदा हुई उसके बाद से शुरू हो गई। जैसे पृथ्वी बनी उसके बाद से दो सोच हो गई। एक वर्ग क्या है, एक सोच क्या थी? सर्वधर्म संभाव, विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम, नारी तू नारायणी, सबका साथ सबका विकास, समता, समानता, समरसता। एक सोच ये। दूसरी सोच क्या थी? एको हम द्वितीयो नास्ति। और इस सोच में विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम, समता, समानता, समरसता, नारी तू नारायणी वाली जो सोच थी, और एको हम द्वितीयो नास्ति, इस सोच में पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद से ही युद्ध शुरू हो गया था। पहले हम उसको देव दानव युद्ध कहते थे, फिर मानव राक्षस युद्ध कहने लग गए। अब हम उसको कहते हैं कि आईएस लड़ रहा है, या ऐसे बहुत सारे संगठन है। आप एक बार गूगल करिएगा, डेजिनेटेड टेररिस्ट ग्रुप, मैं वो भी आपको पढ़ के बता देता हूं। गूगल करिएगा डेजिनेटेड टेररिस्ट ग्रुप, वो आतंकवादी संगठन जो कि डेजिनेटेड है, मतलब सरकारों के द्वारा बैन किए गए हैं। इसका नाम है अब्दुल्ला आजम ब्रिगेड। ये अब्दुल आजम अपने आजम खान साहब नहीं, ये बाहर का आतंकवादी संगठन, इसका नाम ही है अब्दुल्ला आजम ब्रिगेड। अबू सयाफ, एदन हबियान, अल हरमैन, अल इत्तिहाद, अल मोरबिन, अल नुसरा, अल कैदा, अंसार अल सरिया, अंसार अल इस्लाम, अंसार डाइन, आर्म्ड इस्लामिक ग्रुप ऑफ अल्जीरिया, लीग ऑफ पार्टीशन, बोको हराम, इजिप्टियन इस्लामिक जिहाद, हक्कानी नेटवर्क, हरकत जिहाद, हरकत उल मुजाहिदीन, हरकत सैम,
जमीयत उल अंसार, हयात तहरीर, जिहाद यूनियन, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, इस्लामिक स्टेट ऑफ ग्रेटर सहारा, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड ईरान, इस्लामिक स्टेट ऑफ वेस्ट अफ्रीका, जैसे मोहम्मद, जैसे अल मुजाहिरीन, जमात अंसरुत तौहीद, जमातुल नसरा, जमातुल अहरार, जेमिया इस्लामिया, जुंदे अलस्का, जुंदे खलीफा, कतिबद इमाम, लश्कर तैयबा, लश्कर झांगवी, लीबियन इस्लामिक फाइटिंग ग्रुप, मोरक्को इस्लामिक ग्रुप, मूवमेंट ऑफ जिहाद, मुजाहिदीन इंडोनेशिया, सोसाइटी फॉर इस्लामिक हेरिटेज, तहरीक तालिबान, तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी। ऐसे ये वो संगठन है, आप गूगल करिएगा, विकिपीडिया पे इसका डिटेल मिल जाएगा, लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप। ये जितने टेररिस्ट ग्रुप है इसमें एक समानता है, सबका नाम या तो उर्दू में है या अरबी में है, और अगर आप सबका लोगो जाके देखेंगे, इनके लोगों में भी चांद तारे बने हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि भाई इसको आप मजहब से मत जोड़िए, क्योंकि हमारे देश में एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी हुए। हमारे इनफैक्ट मेरी पॉपुलेशन कंट्रोल की पीआईएल है, उस पॉपुलेशन कंट्रोल की पीआईएल में मेरे साथ फिरोज अहमद बख्त हैं, अंबर जैदी हैं। मेरी यूनिफॉर्म सिविल कोड की पीआईएल है, उसमें दानिश इकबाल है। मतलब मेरे अलावा और भी लोगों ने पीआईएल किया हुआ है। फिरोज अहमद बख्त ने किया हुआ है, अंबर जैदी ने किया हुआ है, निगहत अब्बास ने किया हुआ है। लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर हो, मेरी पीआईएल है। उसमें एक दूसरी पीआईएल आई है, उसका नाम है अब्दुल मन्नान, वो राजस्थान के रहने वाले हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, इसको आप यूं समझिए, ये माना कि जितने टेररिस्ट ग्रुप हैं सबका इस्लाम से संबंध है, सबका इस्लाम से संबंध है, फिर भी सभी मुसलमानों को आतंकवादी मानना ठीक नहीं होगा। मैंने अपना एग्जाम्पल दिया, मेरी कई सारी ऐसी पीआईएल हैं जिसमें और भी पीआईएल आई है, उसमें कुछ मुस्लिम्स भी आए हुए हैं। तो इसको एक तरफा ये कह देना ठीक नहीं रहेगा, मैं आपको फैक्चुअली इसलिए करेक्ट करना चाहता हूं। सवाल केवल यह है कि जो हो रहा था तुर्की में, अब वो भारत में भी होने लग गया। जो यमन में, कांगो में, ईरान और इराक में हो रहा था, जिस तरीके से गुस्ताखे रसूल की एक सजा सरतन से जुदा, वो भारत में हो रहा है। जो सूडान में, इजिप्ट में, सीरिया में, बांग्लादेश में, फिलीपींस में, सोमालिया में, पाकिस्तान में, नाइजीरिया में, उज्बेकिस्तान में, अफगानिस्तान में हो रहा था, वो भारत में भी होने लग गया। एक बात अच्छी तरीके से समझिए कि जब जब अराजकता बढ़ती है, मजहबी उन्माद बढ़ता है, तो उससे नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 1947 का बंटवारा हुआ, आप मुझे कोई एक नेता का नाम बताइए उस बंटवारे के दौरान कोई मारा गया हो। 1947 का जब भारत पाक का डिवीजन हुआ, कोई एक मुझे नेता बताइए जिन्ना को कभी थप्पड़ भी लगा हो तो आप बताइए। अफगानिस्तान में अभी तालिबानियों ने कब्जा किया, मुझे आप कोई एक एग्जाम्पल बताइए कि अफगानिस्तान के जो पहले के वहां पे मंत्री थे या सांसद थे, किसी को मारा गया हो, तालिबानियों ने मारा हो। क्योंकि ये जो नेता होते हैं, सम्भ्रांत वर्ग होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, एलिट क्लास के होते हैं, नेता, अभिनेता, बड़े पत्रकार, लेखक, बुद्धिजीवी, ये जब खतरा आता है उसके पहले भाग लेते हैं, तुरंत भाग लेते हैं। बसती है वहां जनता। तालिबान, मैं पुराने एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, मैं लेटेस्ट वाला एग्जांपल दे रहा हूं जो 10-20 साल में हुआ, जिससे आपको भी थोड़ी मेमोरी में रहेगा कि जब अफगानिस्तान में तालिबान का राज हुआ, कोई नेता नहीं मारा गया, आम जनता ही जहाज का टायर पकड़ पकड़ के लटक रही थी। लेकिन आम जनता की गलती यह है कि वो अपना दिमाग नहीं लगा रही थी। जब उसको भड़काया जा रहा था तो वो उन नेताओं के कहने पे चल रही थी। पाकिस्तान का विभाजन हुआ, इतने लोग मारे गए। हालांकि पाकिस्तान का विभाजन करना तो मजबूरी हो गई थी, क्योंकि उस समय जो सिचुएशन थी, अगर विभाजन नहीं करते तो शायद और मुसीबत बढ़ जाती। ऐसा मेरा मानना हो सकता है, मैं गलत भी हूं। लेकिन जो परिस्थितियां पहले थी, देवासुर संग्राम होता था, देव और असुरों में संग्राम होता था, मानव राक्षसों में संग्राम होता था, देव दानवों में संग्राम होता था, वो संग्राम आज भी बरकरार है। लेकिन कुछ हमारे बतौलेबाज, खासतौर पे कवि, जिनको 2-3 लाख रुपए मिल जाता है एक रात में कविता पाठ करने का, या 2-4-5 लाख रुपए मिल जाता है, 50,000 मिल जाता है, ऐसी ऐसी बतौलेबाजी करते हैं, ऐसे ऐसे भाषण बात देते हैं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये मतलब ये उनका पेट डायलॉग है। जहां जाएंगे एक डायलॉग जरूर मारेंगे, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे भैया,
पूरी दुनिया से हस्ती तुम्हारी मिट गई। दुर्योधन का ननिहाल गंधार अफगानिस्तान बन गया। आज की डेट में वहां पे एक भी व्यक्ति शंकर का और विष्णु का नाम लेने वाला नहीं बचा। तुम कहते हो कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। राजा भरत का ननिहाल कैके, जहां से रानी कैकेयी आई थी, वो देखते देखते पाकिस्तान बन गया। कैके का मतलब पेशावर। अब तुम बतौलेबाजी करते हो कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, लोगों को गुमराह करते रहते हो। तुम तो पैसा कमा रहे हो कविता पाठ करके, तुम्हें तो पैसा मिल रहा है एक रात का कविता करने का, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख। तो लोगों को तुम बरगलाना तो बंद कर दो, पैसा ले लो लेकिन थोड़ी सच्चाई भी तो रखो। पैसा लेके लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हो? ये जितने बतौलेबाज कवि है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती हमारी, ये जितने बतौलेबाज नेता हैं, ये आपको गुमराह कर रहे हैं। मैं आपको 50-55 देशों की लिस्ट बता देता हूं जहां जहां हस्ती मिट गई, और हस्ती ऐसी मिटी कोई नामलेवा नहीं बचा है। कुंभा देखते देखते काबुल हो गया 100 साल में, पर्शिया ईरान हो गया, गंधार कंधार हो गया, कैके पेशावर बन गया, तक्षशिला रावलपिंडी बन गया, सुवास्तु स्वाद घाटी बन गया। और चलो बात तो छोड़ दो, पुराना इतिहास मान लो नहीं भी पढ़ा होगा आपने। मैं आपको लेटेस्ट बताता हूं जो मैंने सुप्रीम कोर्ट, मेरी पीआईएल चल रही है। एक मेरी पीआईएल चल रही है कि भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए। 9 राज्यों में हिंदुओं का अल्पसंख्यक का दर्जा दो। ये गर्व की बात नहीं, शर्म की बात है। और उससे ज्यादा शर्म की बात यह है कि हमको अल्पसंख्यक के दर्जे के लिए लड़ना भी पड़ रहा है। उससे ज्यादा शर्म की बात यह है कि अल्पसंख्यक का दर्जा दिलवाने के लिए लड़ना भी पड़ रहा है। माइनॉरिटी को डिफाइन करने के लिए हमको सुप्रीम कोर्ट में लड़ना पड़ रहा है। कौन है अल्पसंख्यक, ये इसकी परिभाषा करवाने के लिए लड़ना पड़ रहा है। और लड़ते लड़ते थक गया, इसलिए थक गया हूं, 5 साल से लड़ रहा हूं क्योंकि कानून घटिया है। वहां माइनॉरिटी की परिभाषा नहीं हो रही है, क्योंकि हमको तारीख पे तारीख मिल रही है। हर बार 1-2 तारीख मिल जाती है। ऐसे तो पीआईएल करते करते मेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी और रिजल्ट आएगा ही नहीं। इस देश में हां, तो 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए। लद्दाख में 1% बचे हैं, लक्षद्वीप में 2% बचे हैं, मिजोरम में 2% बचे हैं, कश्मीर में 2% बचे हैं, नागालैंड में 8% बचे हुए हैं, मेघालय में 11% बचे। ऐसे भारत के 9 राज्यों में खत्म हो गए और उनको माइनॉरिटी माना भी नहीं जाता। मतलब लक्षद्वीप में 2% हिंदू हैं, वो माइनॉरिटी नहीं कहलाते। 97% मुस्लिम है, माइनॉरिटी कहलाते। कश्मीर में 2% हिंदू है, माइनॉरिटी नहीं कहलाते। 96% 7% मुस्लिम माइनॉरिटी कहलाते। नागालैंड में 8% हिंदू बचे हैं, वो माइनॉरिटी नहीं कहलाते। 88% वहां क्रिश्चियन है, वो माइनॉरिटी कहलाते। मेघालय में 11% हिंदू है, वो माइनॉरिटी नहीं कहलाते। 80% के आसपास जो वहां पे क्रिश्चियन है, वो माइनॉरिटी कहलाते। तो ये तो स्टेट वाइज हो गई 9 राज्यों की। भारत में 750 जिले हैं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज चलो तो 200 जिलों में हिंदू 50% से कम हो चुके हैं। 200 जिलों में 750 टोटल जिले, उसमें से 200 जिले, यानी 30% जिलों में हिंदू माइनॉरिटी हो गए। बंगाल के 14 जिले हिंदू माइनॉरिटी, असम के 9 जिलों में हिंदू माइनॉरिटी। और उन 200 जिलों की बात मैं जो कर रहा हूं, उन 200 जिलों में सर्वधर्म समभाव काम नहीं करता। ये जो सर्वधर्म समभाव की बतौलेबाजी करते रहते हैं आके नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, उनको मैं जरूर बताना चाहूंगा कि उन 200 जिलों में संविधान काम नहीं करता, केवल कागजों पे है संविधान। उन 200 जिलों में नियम कानून काम नहीं करता। उन 200 जिलों में पुलिस एफआईआर नहीं लिखती। उन 200 जिलों में हिंदू पलायन कर रहा है। उन 200 जिलों में होली दिवाली हिंदू खुल के खुशी खुशी घर के बाहर नहीं मनाता, घर के अंदर दुबक दुबक के मनाता है। उन 200 जिलों में उनकी लड़कियों को उठाया जा रहा है। ये सोच कहां से आई? मैं फिर से कह रहा हूं, इसको मजहब से मत करिए। ये 2 सोच है। एक सोच है एको हम द्वितीयो नास्ति। एक सोच है
वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव, नारी तू नारायणी, समता समरसता समरसता, सबका साथ सबका विकास। तो अगर ये समता समानता समरसता सर्वधर्म समभाव वसुधैव कुटुंबकम बहुत अच्छी सोच है, तो ये अच्छी सोच पूरी दुनिया से खत्म क्यों हो रही है? भारत के 200 जिलों में खत्म क्यों हो गई? क्योंकि इसको बचाने के लिए हम कभी सड़क पे नहीं आए। हम इतने ज्यादा दल गुलाम हो गए, हम इतने ज्यादा नेताओं के गुलाम हो गए, हम इतने ज्यादा पार्टियों के गुलाम हो गए, हमने कभी सोचा ही नहीं कि जो राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ रही है ये सबके लिए खतरा है। इसका एग्जाम्पल मैंने कल देखा। दिल्ली में कहा गया था कि सब लोग आइए संविधान के लिए, संविधान के पक्ष में। आए कौन वहां? केवल आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद। क्यों भैया? वो बीजेपी कार्यक्रम तो नहीं था, विश्व हिंदू परिषद कार्यक्रम नहीं था, वो कार्यक्रम तो सबका था। बात वहां ये थी कि संविधान को बचाना है तो सबको आना चाहिए था, लेकिन नहीं आए लोग। तो ये जो लोग नेताओं दल गुलामी जो चल रही है, एकदम पीक पे है, ये खत्म कैसे होगी आप लोग सोचना। मैं आप लोगों से आने वाले टाइम में पर डे एक बार चर्चा करूंगा। एक आप लोगों से आग्रह है कि अगर मैं पर डे आपसे जुड़ना चाहूं तो कौन सा समय उपयुक्त रहेगा, ये मुझे एक बार कमेंट में डाल दीजिएगा। रात को 9 बजे ठीक रहेगा, रात को 8 बजे ठीक रहेगा, 8:30 बजे ठीक रहेगा, या 9:30 ठीक रहेगा, जो टाइम ठीक लगे। क्योंकि मैं आपसे अगले 1 महीने तक पर डे जुड़ना चाहता हूं। 1 महीने पर डे क्यों जुड़ना चाहता हूं, अब मैं आपको कारण बताता हूं। आपको याद होगा मैंने पिछले साल 8 अगस्त को जंतर मंतर पे कार्यक्रम किया था, जिसके बाद मैं जेल भी गया था। जेल क्यों गया मुझे आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं तो वहां 12 बजे चला गया था, वीडियो शाम को 4 बजे बना था। जिन लोगों ने वीडियो में कहा वो नारा लगाया था उनको मैं कभी जानता नहीं, उनसे कभी मिला नहीं, उनको कभी देखा नहीं था। मैं वहां से चला गया 12 बजे। उसके बाद कुछ लोग आते हैं 3, साढ़े 3, 4 बजे, वो नारा लगाते हैं। नारा लगा के वहां से, अब मेरे जाने के बाद कोई वहां नारा लगाए, कोई कुछ करे तो मैं क्या कर सकता? कुछ नहीं कर सकता मैं तो। फिलहाल उसके लिए भी मैं एक दिन तिहाड़ होके आया था। वो 8 अगस्त फिर आ रही है। 8 अगस्त मैं डेट इसलिए कह रहा हूं कि 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट की एनिवर्सरी है। भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसकी वर्षगांठ है 8 अगस्त को। हमने पिछली बार जंतर मंतर पे कार्यक्रम किया था। तो मुझे आप लोगों से अभी आप लोग कमेंट मत करिए, अगर हो सके तो पेन पेपर नोट कर लीजिए, क्योंकि कुछ चीजें अभी मैं आपसे आग्रह करूंगा एक बार नोट कर लें बाद में, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। तो मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, अभी 5-6 चीजें मुझे आपसे फीडबैक लेनी है, अगर आप उसको नोट कर लें और बाद में कमेंट करें तो और अच्छा रहेगा। पहला तो मैं आपसे पर डे जुड़ना चाहता हूं फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से। एक दिन फेसबुक, एक दिन यूट्यूब, एक दिन फेसबुक, एक दिन यूट्यूब। दोनों पे इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोग, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, और यूट्यूब का फायदा ये भी होता है कि यूट्यूब की लिंक शेयर करना बड़ा आसान होता है। जो आदमी ट्विटर पे नहीं है, जो आदमी फेसबुक पे नहीं है, वो भी यूट्यूब देख लेता है। तो मेरा पहला आपसे आग्रह यह है कि अभी इस बातचीत के बाद आप लोग मेरा यूट्यूब का जो लिंक है एक बार गूगल कर लीजिएगा। अश्विनी उपाध्याय यूट्यूब चैनल अगर आप सर्च करेंगे तो एक मेरा यूट्यूब लिंक मिल जाएगा आपको, या मैं थोड़ी देर के बाद यहां पोस्ट भी कर दूंगा। तो एक तो जुड़ने का टाइम आप लोग मुझे कंफर्म कर दीजिए, रात को 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, जो भी आप कमेंट कर देंगे मैं देख लूंगा। जहां मैक्सिमम लोग जिस पे सहमत होंगे उसी के आसपास में एक टाइम ही रखूंगा, आधे घंटे पर डे का। दूसरा, 8 अगस्त जो भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है वो मंडे को पड़ रहा है। मैं एक कार्यक्रम आप लोगों के माध्यम से करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। अब वो 8 अगस्त को मंडे वाले दिन करें या एक दिन पहले ही कर ले 7 अगस्त को, जिस दिन संडे पड़ रहा है। तो एक दूसरा आप लोग ये कंफर्म कर लीजिए, अभी नोट करते जाइए भैया। मैं 5-6 चीजें मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं। पहला तो ये कि टाइमिंग पर डे आपसे कनेक्ट होने का, जहां मैं आपको जिहाद जो एक कैंसर हो चुका है इसका मैं एक एक करके समाधान बताऊंगा। ये जिहाद जो है कोई ये जुकाम नहीं है कि एक दवा खाने से ठीक हो जाएगा, कोई बुखार नहीं है दो गोली खाने से ठीक हो जाएगा, कोई ये सरदर्द नहीं है कि आपने सेराडॉन खा लिया तो ठीक हो जाएगा। ये जिहाद कैंसर है, और ये कैंसर चौथे स्टेज में आ चुका है। चौथे स्टेज में कैसे पहुंच गया मैं आपको उसका एग्जाम्पल भी बताऊंगा। और आपको इसलिए समझना जरूरी है कि जब तक आप इसको समझेंगे नहीं जिहाद चौथे स्टेज पे आ गया, तब तक शायद वो बड़ी आपको क्लियर नहीं होगी।
वो मैं आने वाले टाइम एक एक दिन एक एक रात को चर्चा भी करूंगा, प्रॉब्लम की चर्चा करूंगा, सोल्यूशन की चर्चा करूंगा। क्योंकि दिक्कत ये हो रही है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में केवल तू मैं हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, नूरा कुश्ती हो रही है समस्याओं के ऊपर, बस समस्या की चर्चा हो रही है, मूल कारण समाधान की चर्चा नहीं हो रही है। तो मैं आप लोगों से अपनी बात रखूंगा, आप लोगों से कमेंट भी लूंगा, आप लोगों के ओपिनियन को भी ठीक करूंगा। आपकी जो ओपिनियन आएगी उसको अपने शामिल कर लूंगा। हो सकता है कुछ आप लोगों की ऐसी भी राय आ जाए जिसमें पीआईएल हो सकती है, तो मैं पीआईएल भी करूंगा। जो मैं कर सकता हूं करूंगा। मैं सांसद तो हूं नहीं कि मैं जाके वहां प्राइवेट मेंबर बिल पेश करूं। मैं सांसद भी नहीं हूं कि मैं जाके लोकसभा या राज्यसभा में कुछ बोलूं। तो न मैं विधायक हूं कि विधानसभा में कोई आवाज उठा सकूं, न मैं सांसद हूं लोकसभा राज्यसभा में उठा सकूं। मैं एक वकील हूं, वकील के नाते आपसे चर्चा करूंगा। जो आप लोगों की ओपिनियन आएगी उसके अकॉर्डिंग मैं पीआईएल फाइल करूंगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो मैं कर सकता हूं, यही कर सकता हूं। दूसरा, तो पहला तो एक आपकी फीडबैक ये चाहिए थी मुझे कि पर डे कब जुड़े। दूसरा, मुझे आप लोगों से एक बहुत विनम्र निवेदन है। आप लोग बिना कोई भेदभाव किए, इसको बहुत ध्यान से समझिए, बिना कोई भेदभाव किए, जाति, भाषा, क्षेत्र, ना कोई भेदभाव मत करिए। आप अपने फेसबुक पे 5000 लोगों को जोड़िए, 5000 लोगों को जोड़िए। इस पेज पे जाके पहले तो अपना फेसबुक आप 5000 लोगों को जोड़ लीजिए। 5000 जोड़ने क्यों कह रहा हूं कि अभी मेरे इस समय फेसबुक पे 6 लाख लोग हैं। 6 लाख में से चलो मान लेते हैं 1 लाख निष्क्रिय आदमी है, ये भी मान लेते हैं, तो 5 लाख लोग हम मान लेते हैं सक्रिय हैं। अब आप लोग भी अगर 5-5 हजार लोगों को जोड़ लो और उस 5000 में से मानते हैं कि 1000 लोग निष्क्रिय हैं, यानी जो आपके फ्रेंड हैं 5000, उसमें से 1000 एकदम इनएक्टिव है, निष्क्रिय है, तो 4000 मान लीजिए आपके सक्रिय हैं। आप अगर 5 लाख लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, सब लोग 4-4 हजार सक्रिय लोगों को जोड़ लें, तो मेरे 5 लाख और इंटू आपके 4000, मैं अपने 6 लाख में से 1 लाख निकाल देता हूं कि वो निष्क्रिय लोग हैं। मैं 5 लाख लोगों को मानता सक्रिय हूं। आप 5000 लोगों को अपने फेसबुक पे फ्रेंड बनाइए। फेसबुक पे इसलिए कह रहा हूं कि ट्विटर पे कौन आपको फॉलो करे ना फॉलो करे आपके हाथ में नहीं है, लेकिन फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना आपके हाथ में है। तो मैं आपसे आग्रह यह करता हूं कि बिना किसी डर, बिना किसी भय, बिना किसी उसके, सबको आप फ्रेंड बनाते जाइए। ना उसमें जाति देखिए, ना उसका क्षेत्र देखिए, ना उसकी भाषा देखिए, ना धर्म देखिए। आप केवल उसको फ्रेंड बनाइए। एक बार 5000 बना लीजिए, उसमें ज्यादा जो बदमाशी करे, जो राक्षसी प्रवृत्ति का, उसको बाहर निकाल देना। आप क्या दिक्कत है, वो आपके हाथ में रहेगा ना, उसको ब्लॉक कर लेना। लेकिन एक बार बनाइए तो पहले, जो आदमी राक्षस हो उसको बाहर निकालिएगा, नए आदमी को जोड़ लीजिएगा। लेकिन अभी आप आंख बंद करके 5000 लोगों को जोड़ लीजिए। तो अगर मेरे 5 लाख लोग और आप सबके 4-4 हजार लोग, 5 लाख इंटू 4000, ये हो गया भाई साहब 200 करोड़। भारत की जनसंख्या तो 150 करोड़ है। अगर हम इस सिस्टम पे काम करें तो यानी पूरी दुनिया में 200 करोड़ लोगों तक हमारी आपकी आवाज पहुंचेगी। यानी भारत के बाहर भी जो लोग बैठे हैं, दुबई में, अरब में, कुवैत में, अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड में, वहां तक भी अपनी आवाज पहुंच जाएगी, अपनी बात पहुंचेगी। हम क्या करने वाले हैं, क्या चलने वाले हैं। तो पहला, टाइमिंग का कंफर्म हो गया, 8 या 9 बजे, वो मैं देख लूंगा एक बार। दूसरा, आप सब लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, इसमें कोई मेहनत नहीं करना। आपको मैं कहीं बुला नहीं रहा हूं, आपको दिल्ली आने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। केवल आप 5000 लोगों को जोड़िए, बस जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए। जो बदमाशी करेगा उसको ब्लॉक करते जाइएगा, जो बदमाशी करेगा उसको ब्लॉक करते जाइएगा। लेकिन अभी एक बार जोड़ लीजिए पहले। तो अगर आप सब लोग, जो लोग मेरे फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, 5 लाख लोग, सब लोग 4-4 हजार लोगों को एक्टिव कर ले, तो 5 लाख इंटू 4000 हो गया 2 करोड़। दूसरा मेरा रिक्वेस्ट है, जैसे आप हमारे स्पेस से जुड़े हुए हैं, तो उस पेज पे आपने फॉलो किया होगा, उसी में देखिएगा एक ऑप्शन आता है, इनवाइट योर फ्रेंड्स टू लाइक दिस पेज। एग्जैक्टली ये लिखा होता है। जब भी आपने से मेरा फेस लाइक कर लिया, उसी पे आप देखिए यहां पर ऑप्शन आता है, इनवाइट योर फ्रेंड्स टू लाइक दिस पेज। वो 3 बिंदी होती है, देखिए जरा, जहां पे मेरा पेज आएगा, जहां फॉलोइंग लिखा है, उस फॉलोइंग के राइट साइड में 3 बिंदी बनी हुई है। उस 3 बिंदियों पे आप दबाएंगे तो वहां ऊपर ऑप्शन आता है ब्लॉक, सर्च, इनवाइट फ्रेंड। तो इनवाइट फ्रेंड कर देंगे
तो एक बार अपने आप सारे फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर दीजिएगा, कोई वो भी उसमें से इस पेज को आके लोग लाइक कर ले। तो क्या होगा, फिर आपको बार बार बुलाना भी नहीं पड़ेगा, आपके बहुत सारे दोस्त सीधे सीधे हमारे पेज पे आ जाएंगे जो पर डे रात को 9 बजे जुड़ जाया करेंगे। हम ये क्यों कर रहे हैं इसको समझिए, क्योंकि इस देश में हम और आप ज्यादातर वो बात समझते हैं जो अखबारों में लिखा जाता है। लेकिन आप मुझे बताइए, अखबार में प्रॉब्लम छपती है या प्रॉब्लम का समाधान छपता है? आप अखबार पढ़ते हैं, अखबार में तो केवल प्रॉब्लम होती है, कहां मारा गया, कहां चोरी हुई, कहां लूट हुई, कहां झपटमारी हुई, कहां जिहाद हुआ, कहां लफ्ज़ियाद हुआ, कहां धर्मांतरण हुआ, कहां धोखे से विवाह, यही लिखा रहता है। तो आप सब लोग केवल प्रॉब्लम 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 सब लोग पढ़ते रहते हैं, वहां कहीं समाधान तो नहीं लिखा होता। हम आपसे पर डे रात को 8 बजे समाधान की बात करेंगे, कोई हम प्रॉब्लम की बात नहीं करेंगे। प्रॉब्लम बताने के लिए अखबार है, सोशल मीडिया है, ट्विटर है, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बताने के लिए अपना ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। ये आपको प्रॉब्लम बताते रहेंगे। प्रॉब्लम सुनना हो, शाम को 1 घंटे आप कोई न्यूज चैनल उठा के देख लीजिए, आपको आराम से प्रॉब्लम पता चल जाएगी। तो मैं प्रॉब्लम की बात नहीं करूंगा, और चूंकि प्रॉब्लम की बात हो रही है इसीलिए समाधान हो नहीं रहा, समस्याएं ठीक नहीं हो रही है, इसलिए मैं केवल और केवल समाधान की बात करूंगा, और एक दिन में एक समाधान की बात करूंगा। अगले 30 दिन के अंदर, 30 दिन क्या बचा हुआ है, अभी तो आज 10 तारीख हो गई, 7 तारीख को अपना कार्यक्रम रहेगा, 8 तारीख को, तो अपने पास जितना भी बचा हुआ है 25-30 दिन मैं पर डे आपसे चर्चा करूंगा। दूसरा, मेरी अपनी एनालिसिस है, भारत में केवल 2 काम हो जाए। एक, 1947 के पहले बने कानून सारे खत्म हो जाए। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 तक के उसके पहले बने हुए कानून खत्म हो जाएं, और उनकी जगह दुनिया के अच्छे अच्छे कानूनों को लागू कर दिया जाए। क्या कानून बने वो मैं आपसे चर्चा करूंगा। आपसे यह भी बताऊंगा कि ये इस विषय पे अमेरिका में कौन सा कानून है, इस विषय पे सिंगापुर में क्या कानून है, इस विषय में फ्रांस में क्या कानून है, इस समस्या के समाधान के लिए चीन में क्या ये कौन सा कानून है, मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो 2 काम हो जाए, 15 अगस्त 1947 के पहले बने कानून खत्म हो जाए, उनकी जगह अच्छे कानून बन जाए, और दूसरा, संविधान का जो 20% बचा हुआ हिस्सा है वो लागू हो जाए। 20% संविधान बचा हुआ है, तो अगले 25 दिन के अंदर मैं आपसे 10 दिन संविधान के उन हिस्सों पे बात करूंगा जो बचा हुआ है, जो तुष्टीकरण के कारण वोटजीवी नेताओं ने, सत्ताजीवी नेताओं ने लागू नहीं किया। 10 से 12 दिन उस पर चर्चा करूंगा, और 10 से 12 दिन मैं उन कानूनों पर चर्चा करूंगा जो अंग्रेजों ने बनाए हमारे संस्कृति को खत्म करने के लिए, सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए, भारत और भारतीय संस्कृति को खत्म करने के लिए। एक बार उन पे करेंगे, तो हम अगले 25 दिन तक आपसे पर डे चर्चा करेंगे। तो निवेदन यह है कि आप अपने 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बना लीजिए। दूसरा मेरा निवेदन है, आप मेरे YouTube चैनल से कनेक्ट हो जाइए। YouTube चैनल पे भी जाना जरूरी है, YouTube से। और बड़े दुख की बात होती है कि जो लोग बतौलेबाजी करते हैं, केवल हवा हवाई बातें करते हैं, तू मैं करते हैं, मैं देख रहा हूं उनके ट्विटर पे भी लोग 20-20 लाख लोग हैं जो केवल कुछ नहीं करते, केवल चुटकुला सुनाते, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ऐसी बतौलेबाजी करते, और कुछ नहीं करते, केवल पैसा लेके फिल्म बनाते हैं, या म्यूजिशियन है, सिंगर है। उनके यहां भी लोग 20 लाख 30 लाख लोग फेसबुक पे हैं। उनके कुछ ऐसे भी हैं यूट्यूबर जो आपको केवल समस्या बताएंगे, जिहाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हत्या हो रही है, ये हो रही है, वो भी समाधान नहीं बता रहे। उनके यूट्यूब पे भी 10-10 लाख हुए, 15-15 लाख लोग हैं। मुझे अपना ट्विटर का नंबर नहीं बढ़ाना, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो बात मैं कह रहा हूं वो सही बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। वो ज्यादा से ज्यादा लोग तक तभी पहुंचेगी जब ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे फेसबुक से जुड़े रहेंगे, जब ज्यादा लोग मेरे यूट्यूब से जुड़े रहेंगे, जब ज्यादा लोग मेरे ट्विटर से जुड़े रहेंगे। मैं इसलिए सांसद नहीं बनना चाहता कि मैं सांसद बन के मुझे पेंशन मिल जाए और वेतन मिल जाए और भत्ता मिल जाए। भगवान की दया से मैं अगर ये पीआईएल करना छोड़ दूं तो मैं हर महीने 1 करोड़ रुपए कमा सकता हूं। मैं केवल पीआईएल करना बंद कर दूं, पीआईएल करना छोड़ दूं, तो महीने में 1 करोड़ रुपए मैं सुप्रीम कोर्ट से कमा सकता हूं। साल के
10 से 12 करोड़ रुपए मैं आराम से कमा सकता हूं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से, अगर मैं पीआईएल करना छोड़ दूं और अपने काम में लग जाऊं, वकालत करना शुरू कर दूं। लेकिन आपको पता है कि मैं 2007 की गाड़ी अब चेंज कर रहा हूं। 2007 की वैगनार मेरे पास आज तक है, जो एक्सपायर हो रही है। एक सज्जन है, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, नहीं क्या पता उनको अच्छा लगे बुरा लगे। एक मेरे मित्र हैं विकास गर्ग जी, उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी एक दिया है। ऐसी चर्चा हो गई, हमने कहा मेरी गाड़ी एक्सपायर हो रही है, 15 साल पूरे हो गए। अगले दिन उन्होंने अपनी एक टाटा की गाड़ी भेजी। अब मैं उस गाड़ी से चलता हूं। सेकंड हैंड गाड़ी है, 5 साल पुरानी उनकी गाड़ी थी वो, लेकिन उन्होंने मुझे दिया। तो मैंने कोई एनजीओ बनाया है पैसे लेने के लिए, ना मैं वकालत कर रहा हूं, जबकि वकालत से मैं हर महीने करोड़ रुपए कमा सकता हूं। साल में 10-12 करोड़ रुपए मेरे लिए कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जहां मैं समस्या का समाधान बताना चाहता हूं, लोगों को ऐसे लगता है कि समाधान नहीं चाहिए, लोगों को केवल समस्या चाहिए। लोग समस्या सुनना चाहते हैं। जो नेता केवल बतौलेबाजी कर रहे हैं, उनके 5-5 करोड़ फॉलोअर। जो नेता, जो हीरो हीरोइन केवल कुछ नहीं करते, केवल भाषणबाजी कर रहे हैं, उनके 5-5 करोड़ फॉलोअर। हमारे ट्विटर पे 4 लाख, यूट्यूब पे 20,000 और फेसबुक पे 6 लाख। तो मैं अपनी बात पहुंचाऊं कैसे? इसलिए मैं आज आपसे खुल के हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, अपने 5-5 हजार फ्रेंड बनाइए फेसबुक के, उन लोगों को इनवाइट करिए कि मेरा पेज भी कनेक्ट करें। आप सब लोग मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और यूट्यूब पे मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग तो यूट्यूब पे ऐड लगाते हैं पैसा कमाने के लिए। मैंने ऐड भी नहीं लगाया हुआ। मेरे आप यूट्यूब पे जाके देखिएगा, कोई ऐड वेड नहीं मिलेगा। मुझे ऐड का पैसा नहीं चाहिए, मुझे यूट्यूब से पैसा नहीं कमाना। पैसा कमा रहे हैं ना, बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, मुझे नहीं पैसा कमाना। मैं तो ये चाह रहा हूं कि कम से कम वो जो सच्चाई है, हर समस्या का जो समाधान है, वो आपके पास पहुंच जाए। आपके पास पहुंच जाएगा तो आप सवाल पूछना शुरू कर देंगे, आप सवाल उठाना शुरू कर देंगे। आप सवाल उठाना शुरू कर देंगे तो आपको समाधान मिल जाएगा। नहीं तो एक के बाद दूसरी हत्या होती रहेगी, दूसरी के बाद तीसरी हत्या हो रही, तीसरी के बाद चौथी हत्या होती रहेगी। ये ध्यान रखिए, अनंत हत्याएं होती रहेंगी। और एक दिन आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा, ये जो मजहबी उन्माद है ना, आपके घर पे कब पहुंचेगा शायद आपने सोचा नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। 1947 का विभाजन हुआ। अगर राज कपूर को पता होता कि हां मुझे भागना पड़ेगा, तो बाकायदा अपना हीरा जवाहरात, पैसा, कपड़े उपड़े लेके बाकायदा बैग एंड बैगेज भागते। अगर हमें पता हो जाए कि भाई 24 घंटे बाद हमें अपने घर से पलायन करना है, तो मैं नंगे पांव थोड़ी भागूंगा, नंगे बदन थोड़ी भागूंगा, अंडरवियर पहन के थोड़ी भागूंगा। अगर मुझे पता चल जाए कि आज 10 जुलाई है और मुझे 11 जुलाई को भागना है या 12 जुलाई को भागना है, तो मैं आराम से सारा अपना जितना जरूरी सामान है, मैक्सिमम सामान तो लेके भागूंगा ना। आखिर क्या कारण था कि राज कपूर नंगे पांव भागे वहां से? क्या कारण था यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, गुलजार, सुनील दत्त, ये लोग सब कुछ छोड़ के भागे, अपना कुछ भी नहीं ले पाए अपने साथ? आखिर क्या कारण था कि लाला अमरनाथ, मिल्खा सिंह, खुशवंत सिंह सब कुछ छोड़ के भागे? कोई पैजामा पहन के भागा, कोई अंडरवियर पहन के भागा, कोई नंगे पांव भागा, कोई चप्पल पहन के भागा। आखिर हमारे मनमोहन सिंह जी जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, क्या कारण है सब कुछ छोड़ के भाग आए? आखिर क्या कारण था कि जेठमलानी जी अपना सब कुछ छोड़ के वहां से भागे, परिवार लेके भागे वहां से? आखिर क्या कारण थे कि आडवाणी जी सब कुछ वहां छोड़ के भागे, जेठमलानी सब कुछ छोड़ के भागे? मैं आपको फिर से कह रहा हूं, ये मजहबी उन्माद आपको घंटी बजा के नहीं आता आपके घर पे। ये आपके घर पे घंटी बजा के नहीं आएगा, हां जी अब खाली करो घर, हम आपके आ गए हैं। कश्मीर वालों का आपने देखा तो वो मूवी देखी कश्मीर फाइल? एक दिन पहले पता था क्या हमको भागना पड़ेगा? कश्मीरी हिंदू थे क्या, उनको एक दिन पहले पता था कि हाँ हमको कल पलायन करना पड़ेगा? नहीं। मैं फिर से बार बार कह रहा हूं, ये कैंसर है। कैंसर का एक इलाज नहीं होता, कैंसर का संपूर्ण इलाज करना पड़ता है। और खासतौर पे इसमें मुस्लिम्स को भी आगे आना पड़ेगा। नहीं तो एक बात याद रखें, तालिबान के मुसलमान खुश नहीं है। जब जहां जहां जिहाद बढ़ता है, जहां जहां पे इस्लाम बढ़ता है,
वहां सबसे बड़ी समस्या महिलाओं के लिए होती है। आप एक बार अफगानिस्तान में जाके महिलाओं की स्थिति देख लीजिए। जिस अफगानिस्तान में रानी गांधारी का स्वयंवर हुआ था, उस अफगानिस्तान में बहन बेटियां स्कूल नहीं जा सकती हैं। आपको महिलाओं की स्थिति देखना है तो आप जहां पे भी सीरिया में जाकर देख लीजिए, ईरान में देख लीजिए, इराक, पर्शिया, इतना खुशहाल, इतना एडवांस कंट्री, उस जमाने में महिलाएं स्कर्ट और टॉप पहना करती थी। आप जरा देख लीजिए जब ईरान बना, महिलाओं की क्या क्या बुरा हाल कर रखा है। पाकिस्तान में जाके देख लीजिए महिलाओं की क्या हालत है, बांग्लादेश में जाके देख लीजिए महिलाओं की क्या हालत है, बाकी छोड़ दीजिए, बंगाल के बॉर्डर की जिले देख लीजिए महिलाओं की क्या हालत है। ये भैया हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, दो संस्कृतियों का विषय है। एक संस्कृति, एक सोच क्या कहती है, महिला पुरुष सब बराबर है, हिंदू मुसलमान सब बराबर है, सबके अंदर आत्मा है, सबके अंदर परमात्मा है, सबके अंदर भगवान है। दूसरी संस्कृति, दूसरी सोच क्या कहती, नहीं, महिला पुरुष बराबर नहीं है, बेटियां दोयम दर्जे की होती हैं, जो बेटा होता है वो उच्च होता है। ये जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वेलिटी, डिग्निटी, इंटीग्रिटी, ह्यूमैनिटी, ये सब तभी तक है, ये संविधान भी तभी तक है जब तक यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है। जिन 200 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है, वहां संविधान काम नहीं करता, पुलिस काम नहीं करती, नियम कानून नहीं करता, कानून काम नहीं करता, महिलाएं वहां स्वतंत्र नहीं है, महिलाएं दूसरे दर्जे की नागरिक बन चुकी है। तो इसको हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, ये दो संस्कृतियों का विषय है। एक संस्कृति कहती है सब समान है, दूसरी संस्कृति नहीं, मुस्लिम ही अच्छा है, गैर मुस्लिम काफिर है, ये दूसरी संस्कृति है। तो हमें उस संस्कृति से लड़ना है, और उस राक्षसी संस्कृति से लड़ने का काम केवल हिंदुओं का नहीं है, सबको लड़ना चाहिए। उस राक्षसी संस्कृति से लड़ने का काम केवल हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख का नहीं है, सबको लड़ना चाहिए, मुस्लिम्स को भी लड़ना चाहिए, क्योंकि वो संस्कृति आएगी तो उनका भी नुकसान होगा। तालिबान में कोई हिंदू नहीं बचा हुआ है, क्यों नहीं तालिबान बड़ा खुश हो गया? और अब तो तालिबान ने एक नया एग्जाम्पल दे दिया कि आतंकवादी भी देश के राजा बन सकते हैं हथियारों के बल पे। एक नया उन्होंने अब तो नई सोच दे दिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, दो तीन बातें, संविधान 100% लागू करना जरूरी है। मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि वो संविधान में क्या क्या आर्टिकल बचा हुआ है, वो कौन कौन से अंग्रेजी कानून है जिनको खत्म करना जरूरी है। लेकिन मेरा ये कहना है कि 15 अगस्त 1947 के पहले बने सारे कानून खत्म हो जाए। जब दंड कठोर होता है और दंड जल्दी मिलता है तो अपराध भी कम होता है, अराजकता कम होती, मजहबी उन्माद कम होता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। चीन का राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री से ज्यादा काबिल नहीं है। चीन का राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री से ज्यादा ईमानदार नहीं है, ज्यादा मेहनती नहीं है, ज्यादा राष्ट्रभक्त नहीं है। लेकिन चीन में वो समस्या नहीं है, लेकिन भारत में समस्या है। जो समस्या भारत में है वो अमेरिका में नहीं है। क्या आपको लगता है अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री से ज्यादा ईमानदार है, ज्यादा मेहनती है, ज्यादा राष्ट्रभक्त है? नहीं। अंतर क्या है? हमारा शासक, हमारे प्रधानमंत्री अच्छे हैं, लेकिन हमारा कानून घटिया है, हमारा नियम घटिया है, हमारी व्यवस्था घटिया है। हमारे गुलामी के कानून आज भी चल रहे हैं, हमारी गुलामी की सोच नहीं निकली है, हमें अच्छी सही बात पढ़ाई नहीं जा रही है। तो इसलिए पुलिस रिफॉर्म जरूरी है, जुडिशियल रिफॉर्म जरूरी है, एजुकेशन रिफॉर्म जरूरी है, इलेक्शन रिफॉर्म जरूरी है, एक देश एक दंड संहिता जरूरी है, एक देश एक नागरिक संहिता जरूरी है। ऐसी बहुत सारी चीजें क्या क्या जरूरी है, मैं उस पर करके चर्चा करूंगा। आज आप लोगों से केवल इतना कहना था। आप सब लोग इतने जुड़े, 1 घंटे का टाइम हो चुका है। मुझे पता है संडे का मैंने आपसे टाइम ले लिया। संडे के दिन आप सबको ब्रेकफास्ट करना होता है, परिवार के साथ कहीं जाना होता है, थोड़ा घूमना टहलना होता है। परिवार के लोग ये भी कह रहे होंगे कहाँ फेसबुक पर जुड़ गए सुबह सुबह संडे के दिन उपाध्याय जी के साथ। चलो ये काम करना है, मार्केट चलना, ये करना। तो मैं आप लोगों से अंतिम बार, पहला, प्लीज आप अपने फेसबुक पे 5000 लोगों को जोड़िए, जितने जल्दी हो सके जोड़िए। पर डे आप 200, 300, 400 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। जिनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है उनको एक्सेप्ट करिए, आप खुद भी भेजिए। उसमें कोई आंख बंद करके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। जाति, धर्म, भाषा मत देखिए, क्षेत्र मत देखिए, सभी धर्मों को जोड़िए, सभी जातियों को जोड़िए, सभी क्षेत्र के लोगों को जोड़िए, मैक्सिमम जोड़िए। हमारा टारगेट है 200 करोड़ लोगों तक इसी फेसबुक के माध्यम से पहुंचना। दूसरा, रात को हम आपसे पर डे चर्चा करेंगे, तो वो चर्चा हम किसी दिन यूट्यूब से भी करेंगे। फेसबुक वाली क्या होती है, पोस्ट नीचे चली जाती है, बाद में लोगों को मिलती नहीं है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मैं ऐसे करूंगा कि एक दिन फेसबुक लाइव करूंगा, एक दिन यूट्यूब लाइव करूंगा। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप यूट्यूब मेरा जो है गूगल कर लीजिएगा, अश्विनी उपाध्याय यूट्यूब चैनल। अभी मैं इस बातचीत के तुरंत बाद अपना यूट्यूब का लिंक मैं शेयर कर दूंगा अपने पेज पे, चाहे तो वहीं जाके आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसको
बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा। 7 अगस्त को अब अंतिम सवाल यह है कि जो कार्यक्रम करना है 8 अगस्त को मंडे के दिन करें या 7 अगस्त को संडे के दिन करें। कार्यक्रम क्या करना है उसको भी आपको बता देता हूं। 7 अगस्त को या 8 अगस्त को, अभी मैं आपके कमेंट देख लूंगा। सबको अपने अपने घर पे रहना है। दिल्ली नहीं मैं किसी को बुला रहा, और मैं दिल्ली इसलिए नहीं बुला रहा हूं, मैंने पिछले साल दिल्ली बुलाया था, उसके बाद मैं तिहाड़ गया था। हालांकि मैं डरा नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता हूं। हम 7 अगस्त को या 8 अगस्त को, अभी आपके कमेंट जैसा आप कमेंट करेंगे उसके हिसाब से, सबको एक एक अंग्रेजी कानून खरीदना है। अंग्रेजी कानून आपको अमेजॉन पे भी मिल जाएंगे, अंग्रेजी कानून आपको गूगल पे मिल जाएंगे, सब पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। मैं आपको लिस्ट बताता जाऊंगा। ये वैभव जैन जी कह रहे हैं 7 अगस्त संडे वाला दिन जरा ठीक रहेगा, तो ठीक है, हम अभी तय कर लेते हैं। मतलब टाइम आप कंफर्म कर लीजिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं रात को 9 बजे होना चाहिए, और ज्यादातर लोग कहना है कि 7 अगस्त इज गुड, संडे का दिन है। ठीक है, संडे का दिन ठीक है, अभी 1-2 दिन और कर लेते। तो 7 अगस्त अभी जो ओपिनियन आई है 7 अगस्त की आ रही है, संडे की आ रही है। तो हम संडे के दिन सब लोग अपने आसपास 10 लोगों के ग्रुप में, 15 लोगों के ग्रुप में, घर के आसपास पार्क में या घर के ऊपर छत पे इकट्ठा होंगे। सब लोग एक एक अंग्रेजी कानून खरीद लें। नहीं खरीदना चाहते हैं तो पीडीएफ अवेलेबल है, किसी भी प्रिंटर के यहां जाके 50 रुपए में, 100 रुपए में उसका प्रिंट आउट निकल आएगा, वो निकाल के रख लें। हमें क्या करना है, 7 अगस्त को अंग्रेजी कानूनों को जलाना है। टाइम रखेंगे 10 बजे का, सुबह 10 बजे। जैसे आज मैं आपसे 10 बजे मिला हूं, तो 7 अगस्त को भी 10 बजे, या 10 बजे करना, 11 बजे करना, वो भी आपके ऊपर आज कमेंट आप डाल देना, उसमें मैं देख लूंगा। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि पूरे भारत में या पूरी दुनिया में जहां जहां लोग फेसबुक से जुड़े हैं, 7 अगस्त को एक साथ अंग्रेजी कानूनों को जलाएं, एक साथ फेसबुक पे लाइव करें, एक साथ उसका वीडियो बना के बार बार वीडियो डालें, और एक ट्विटर हैंडल हम कर लेंगे, रिपील कॉलोनियल लॉज। उस रिपील कॉलोनियल लॉज पे जाके उसको हैशटैग पे ट्वीट करें। पूरे दुनिया को पता चलना चाहिए कि आज भारत में अंग्रेजी कानून जलाए जा रहे हैं। वीर सावरकर को यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, भगत सिंह को हमारी यही श्रद्धांजलि, क्योंकि हमारे जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो केवल अंग्रेजी कानूनों से छुटकारा नहीं चाहते थे, वो अंग्रेजी सोच से छुटकारा चाहते थे, अंग्रेजी कानूनों से छुटकारा चाहते थे, अंग्रेजी व्यवस्था से छुटकारा चाहते थे, हर उन अंग्रेजी चीजों से छुटकारा चाहते थे। लेकिन हमारे यहाँ तो आज भी, अभी मैंने एक पीआईएल किया है, हमारे जहाजों पे आज भी लिखा हुआ है वीटी। वीटी मतलब विक्टोरिया टेरिटरी। अभी मैंने पीआईएल फाइल किया, और जज साहब बोले नहीं ये सरकार का काम है। हमने कहा सरकार ने 75 साल में नहीं किया तो आप आदेश दो। बोले नहीं आप सरकार के पास जाओ। तब मैंने सरकार को दोबारा रिप्रेजेंटेशन दिया है। ऐसी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जो हमारी आपकी जानकारी में नहीं। हमारे आज भी आप किसी जहाज के ऊपर जाके देखना, कभी आप ट्रेवल करते हो, गूगल करके देख लीजिए, उस पर लिखा रहता है वीटी। वीटी मतलब विक्टोरिया टेरिटरी। आज भी भारत को विक्टोरिया टेरिटरी कहा जा रहा है, हमारे जहाज के ऊपर वीटी लिखा है, स्थिति है। तो हम सब 7 अगस्त को अंग्रेजी कानून जलाएंगे 10 बजे, सुबह 10 बजे सब लोग ग्रुप में जलाएंगे। एक एक आदमी नहीं, 5 आदमी, 6 आदमी, 8 आदमी का ग्रुप रहेगा, जलाएंगे। अंग्रेजी कानूनों को खरीद लीजिए, मैं लिस्ट डाल दूंगा, अमेजॉन से मंगा लीजिए या प्रिंट आउट निकाल लीजिए। अगर आप शहर में रहते हैं, किसी शहर में है, तभी 1 महीने का टाइम है। अपने किसी यार, किसी दोस्त, किसी को भी फोन करके बोल दीजिए भैया हमको 1860 की कोई आईपीसी मंगा लीजिए, 1860 की इंडियन पिनल कोड 100-150 रुपए की मिलती है। कोई पुलिस एक्ट मंगा ले 1861 का, कोई 1863 का अपना इंडाउमेंट एक्ट मंगा ले, कोई 1872 का एविडेंस एक्ट मंगा ले। ऐसे मैं कानूनों की लिस्ट बता दूंगा, मैं फेसबुक पे डाल दूंगा अभी, उनमें से जो जहां कानून चाहिए। लेकिन 7 अगस्त को हम सब मिलकर अंग्रेजी कानून जलाएंगे। और ये ऐसी अनोखी मुहिम है जिसमें हम कहीं किसी को बुला नहीं रहे हैं, हम सबको दिल्ली आने के लिए कह नहीं रहे हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, दिल्ली में कोई ट्रैफिक जाम नहीं होगा। लेकिन पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मुहिम होगी जहां एक दिन, एक साथ, एक समय पे करोड़ों लोग, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग अंग्रेजी कानून जलाएंगे। फिर मिलेंगे आपसे। मैं जब भी लाइव करना होगा मेरे फेसबुक पे डाल दिया करूंगा, यूट्यूब पे डाल दिया करूंगा। कब हम लाइव करेंगे, कोशिश करेंगे आज रात से शुरू कर दूं, अगर आज रात नहीं तो कल रात से शुरू कर देंगे। टाइमिंग ज्यादातर लोगों का 9 बजे कहना है, तो ठीक है 9 बजे रखते हैं, 9 बजे शुरू करेंगे, कार्यक्रम शुरू करेंगे।
डॉक्टर साहब 7 अगस्त 10 बजे, डॉक्टर सुनील ओझा कह रहे हैं 7 अगस्त को सुबह 10 बजे अंग्रेजी कानून जलाओ। ठीक है, ओझा जी ने कह दिया, डॉक्टर भी हैं, ओझा भी हैं। डॉक्टर साहब आपकी बात सही, चलिए हम मान लेते हैं कि 7 तारीख को संडे के दिन 7 अगस्त संडे सुबह 10 बजे सब लोग जलाएंगे। अभी से आप लोग अंग्रेजी कानूनों की कॉपी मंगाना शुरू कर दीजिए, अमेजॉन से मंगा लीजिए, नहीं तो अपने किसी परिचित को, किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार कह दीजिए भाई 2-3, भाई आप अगर आपको मैं दिल्ली बुलाता तो आप आते, पैसा खर्च करते, आपका टाइम खराब होता, ट्रेन का टिकट लगता, यहां आके भी कुछ खर्च होता। तो वो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। तो आपको केवल 200-300 रुपए की कोई एक किताब खरीदनी है, उस किताब को खरीद लीजिए, उसको जलाएंगे। ये मैसेज देना बहुत जरूरी है। सरकार को भी पता चलना चाहिए कि अब भारत अंग्रेजी कानून नहीं चाहता, देश की जनता अंग्रेजी कानून नहीं चाहती है। और इन अंग्रेजी कानून जब जलेंगे, वो कहते नहीं है आपको अगर अच्छा भवन बनाना है तो आप पुराने भवन के ऊपर नया भवन मत बनाइए, बल्कि पुराने वाले भवन को गिरा दीजिए। तो पुराने वाले भवन को पहले हम डिमोलिश करेंगे, गिराएंगे, और सरकार से निवेदन करेंगे कि उन जो हम कानून जला रहे हैं उन कानूनों को खत्म करके और नया कानून बनाए। आप सब लोग आए, बहुत बहुत मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरी तो केवल एक ही इच्छा है, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन सनातन रहना चाहिए। मैं रहूं या न रहूं, भारत बचना चाहिए। और यह भारत तभी बचेगा जब अंग्रेजी कानून खत्म होगा और संविधान का जो 20% हिस्सा बचा हुआ है वो लागू होगा। फिर मिलेंगे। आज की चर्चा आज हो गई है। अब मैं आपको आज रात को नहीं बुलाऊंगा, नहीं तो रात को फिर घर में आपके नाराजगी भी हो सकती है। कल रात को 9 बजे हम फिर आपसे मिलेंगे। कल रात को यूट्यूब पे मिलेंगे या फेसबुक पे मिलेंगे, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप सर्च कर लीजिएगा। आप मेरा यूट्यूब चैनल आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।